डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके पीजीटी में पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई 3 में। लेकिन ये सारे प्रश्न आपको 6 to 8, 9, 10, 1 to 5 में भी भूगोल में और जनरल पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप देखें इन सारे प्रश्नों का जवाब और इसी तरीके से आप प्रश्न को किताबों से पढ़ें और अपना स्कोर अच्छा करके सिलेक्शन पाएं। वीडियो अंत तक देखें, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, नहीं आए तो छोड़ दें। पहला प्रश्न है, भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? ऑप्शन है मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, प्रश्न को समझ के ही जवाब दिया जा सकता है। किस शाखा के संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण? तो मानव भूगोल में जनसंख्या आ जाएगा, प्रवास में भी आ जाएगा आर्थिक भूगोल, और सामाजिक भूगोल, शहरीकरण, प्रवास, ये सब आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? तो जिसमें परत होगा, जिस चट्टान में, ये क्लास 7th में भी आपको जानने को मिल सकता है और 9th में भी। SCERT जो बिहार का टेक्स्ट बुक होता है उससे आप पढ़िएगा, तो इन प्रश्नों का जवाब आप देखते ही ऑप्शन दे सकते हैं। जिन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है तो चट्टान क्या कहलाते हैं? तो आग्नेय में तो होगा नहीं, आग्नेय में बिल्कुल नहीं होगा, और रूपांतरित में नहीं होगा, और सादी चट्टानों में परतदार होता है, परतदार चट्टान होता है, तो इसमें जीवाश्म आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडियोधर्मिता का क्षय। क्या हो जाएगा? रेडियोधर्मिता का क्षय। मैं यहाँ आपको बता दूं, ये जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी, इसके सबसे ऊपरी परत तो जो होता है वो होता है सियाल, यानी एल्युमिनियम की मात्रा सर्वाधिक होती है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये हो जाएगा 1 नंबर। दूसरे परत को हम लोग कहते हैं सीमा। क्या कहते हैं? सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और अंतिम परत को कहते हैं निफे। यानी आंतरिक परत में किसकी बहुलता देखने को मिल जाएगी? तो आयरन की। और पृथ्वी के अंदर जाने पे क्या होता है? ऊष्मा बढ़ता है। क्या होता है? ऊष्मा बढ़ता है। 32 किलोमीटर आप जाइएगा, प्रत्येक 32 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? ऊष्मा बढ़ जाता है। ये भी चीज़ आप जान लीजिएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था। देखिए, पूछा तो था ज़रूर पीजीटी में, लेकिन टीजीटी 6 to 8, 1 to 5 सभी लोग इन प्रश्नों को देखिए। यहीं से प्रश्न घुमा फिरा के लैंग्वेज पूछ दे रहा है 1 to 5 में या 6 to 8 में, भूगोल वाले सेक्शन में। तो आप देखें, समझें चीज़ों को, और अच्छे स्कोर से जो इंतज़ार कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 का, पहले से ही पूरे फुल प्रिपरेशन में रहिए। जब भी आए आप सिलेक्शन पा लीजिए। और ये केवल बीपीएससी के लिए ही थोड़े भूगोल होगा, हर एक परीक्षा में ये काम आ सकता है। 44 नंबर प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? पृथ्वी अपने जब अक्ष पे घूमता है तो सूर्य के प्रकाश, हवाओं के कारण मौसम भी परिवर्तन देखने को मिलता है, दिन रात भी होता है, और घूर्णन और परिभ्रमण दोनों आप जानते होंगे। जानते हैं ना, अक्ष पे घूमेगा तो क्या कहेंगे, और सूर्य को घूमेगा अपने पथ पे, यानी एलिप्टिकल पथ पे, तो क्या कहेंगे? तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो इस स्थिति में क्या होगा? तो एक तरफ पूरा दिन होगा और एक तरफ पूरा रात हो जाएगा। सूर्य तो फिक्स है, पृथ्वी पश्चिम से, देखिए पृथ्वी क्या होती है, ये जो पृथ्वी है
इसकी जो झुकाव है 23.5 डिग्री पे, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर से? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है अपने अक्ष पे? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, इसीलिए सूर्योदय आपको पूरब में और सूर्यास्त पश्चिम में दिखाई देता है होते हुए। तो ये अगर पृथ्वी की गति बंद हो जाए तो एक तरफ पूरा दिन होगा और एक तरफ पूरा रात। आगे ऑप्शन क्या है? कोई मौसम नहीं होगा, पृथ्वी का वातावरण गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आंसर इसका हो जाएगा 44 का बी। चलिए 45 देखते हैं प्रश्न। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। ऑप्शन पूरा देखते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल को विभाजित किया गया है महाद्वीप और महासागर में, आंतरिक और बाहरी कोर में, बाह्य और क्रस्ट में। तो ये तीनों के तीनों जवाब गलत है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। स्थल मंडल की बात कह रहा है और स्थल मंडल को केवल इन्हीं तीनों में बांटा है, जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। तो ये दिया ही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? तो कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है ग्लोब पर क्षेत्र जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन को कार्बन सिंक के रूप में भी जाना जाता है। यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। 47 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चट्टानों के भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो इसका यांत्रिक अपक्षय में शामिल है चट्टानों का भौतिक रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। नेक्स्ट है, हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बने उपजाऊ मैदान कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोएस कहलाते हैं। नेक्स्ट है, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमबोल्ट कहलाती है। नेक्स्ट है, वलित पर्वत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 50 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए वलित पर्वत के बारे में ये कह रहा है तो वे संपीड़न विवर्तनिक बलों के कारण बनते हैं। वलित पर्वत में गहरी घाटियाँ तथा पिरामिडनुमा शिखर बनते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय अवसादी और केंद्रित चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका जवाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न कहता है मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है। मतलब किसमें प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, किस वायुमंडल में? तो आप सबको पता है क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में, पहले ही परत में। तो आंसर हो जाएगा सी। समताप मंडल में तापमान बिल्कुल समान, इसमें कोई प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए वायुयान इसमें क्या करते हैं, चलते हैं। और इसी परत में ओजोन लेयर पाया जाता है और ये CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्षय होते जा रहा है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आपको जवाब देना है। ओजोन परत की मापने की इकाई क्या होती है? डॉप्सन होती है, ये याद रखिएगा। आपको जवाब देना है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। मध्यमंडल में जो उल्का पिंड होते हैं आकर के समाप्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20, सिरोको कहा जाता है इसे।
क्या कहा जाता है? सिरों को। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, देखिए कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ये साइंस का प्रश्न ज्योग्राफी में डाल दिया। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प, रुक जाइए 1 मिनट, जलवाष्प तरल अवस्था, अच्छा वाह जलवाष्प कह रहा है, मैंने सोच लिया कि ठोस से सीधे वाष्प में। मैंने क्या सोच लिया, यहीं देखिए यही सब मिस्टेक डुबा देता है। मैंने क्या सोचा कि जैसे कपूर है, कपूर इसको जब आप गर्म करेंगे तो ये बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, यानी ठोस जब गर्म करने पे बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि जलवाष्प यानी गैस तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाए तो संघनन तो ये होगा नहीं, वाष्पीकरण भी नहीं होगा, यानी वाष्प में बदलेगा तब ना वाष्पीकरण। तो 2 गो और ये तीसरा भी कट गया, तो आंसर चले जाएगा ई के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस जीव का पोषी स्तर संबंधित करता है, किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है कौन सा? तो 54 का आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति को। निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैपिज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रश्नों को। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? समुद्र की गहराई में भी एक आपको दुनिया अलग सी देखने को मिलती है। तो प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 200 फीट से 300 फीट। संसाधन का अर्थ है, देखिए 8 और 10th क्लास में आपको संसाधन के सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो संसाधन का क्या अर्थ है? पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व, ये जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि सही है। धन और वित्तीय संपत्ति सही है। व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान हो, विवेकपूर्ण तरीके से अपने आवश्यकताओं के लिए और भविष्य को देखते हुए जिनका उपयोग इंसान कर रहे हैं वो सब संसाधन है। तो इसका जवाब हम लोग जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए ये कैसे प्रश्न घुमा दिया। शीतोष्ण घास के मैदान के जलवायु को प्रदर्शित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, पौधे का फैलाव और प्रवास कब से शुरू हुआ, मतलब किस काल में? देखिए काल से भी प्रश्न ये है। आप जब 11th का 12th का देखेंगे ज्योग्राफी ना, तो उसमें किस चीज़ की कब उत्पत्ति हुई है, किस काल में, वहाँ पे आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 59 का सही जवाब आपका हो जाएगा क्रीटेशस काल में पौधों का फैलाव और प्रवास शुरू हुआ था। यानी मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब आए थे? तो क्रीटेशस काल में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर नवीकरणीय स्रोत है? 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खनिज। एक बार जब समाप्त हो जाएगा तो पुनः प्राप्त करने में इसे बहुत समय लग जाएगा, इसलिए ये गैर नवीकरणीय स्रोत है, यानी नवीकरणीय नहीं है। सौर ऊर्जा तो नवीकरणीय है, वन भी है, वायु भी है। तो ये डायरेक्ट नहीं पूछा, घुमा दिया प्रश्न को, कह रहा है कि गैर नवीकरणीय स्रोत है, तो कौन हो जाएगा? खनिज। विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको पता है
कि महाद्वीप के प्रश्न में यहाँ पे 61 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि चीन चावल के क्षेत्र में बहुत अग्रणी उत्पादक देश है। भारत भी है अपना, और ये सब एशिया महादेश में आते हैं, महाद्वीप में। तो यहाँ एशिया दिया ही नहीं है, तो आंसर हम लोग जाएंगे ई के साथ। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? उत्पादक नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि निर्यातक हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। तो ये रूस है। कौन? रूस। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन अगर देखा जाए देश में तो चीन ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि निर्यातक है, तो ये कौन हो जाएगा? रूस। नदी मुहाना परितंत्र कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोटिक कहलाता है। कौन सा पारिस्थितिक चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? देखिए, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, तो कह रहा है कि सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है। तो 64 का सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है? शारीरिक श्रम में मशीनीकरण में बदलाव, प्रौद्योगिकी और स्वचालन का न्यूनतम उपयोग। तो 65 का भी जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, शारीरिक श्रम में मशीनीकरण में बदलाव, ये औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 67 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? तो इसका जो मापदंड है वो है गतिविधि। क्या है? गतिविधि। अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है? तो 69 का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का आधार क्या है? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न है, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। तो प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण या खोदाई, कच्चे माल का प्रसंस्करण और परिवर्धन, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान। तो 71 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। सेवा क्षेत्र आप समझते हैं ना। नेक्स्ट है 72 नंबर प्रश्न। उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्र में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? तो सघन घरों के साथ गांव होते हैं ऐसे जगह पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं सार्वजनिक सेवाओं पर कम दबाव, जीवन की उन्नत गुणवत्ता, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन। तो 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो जब रॉयल बंगाल टाइगर्स और सुंदरबन कहाँ है, ये तो आप सबको पता है। आंसर हो जाएगा बी,
काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं, एक दो करके नहीं ना दिया है, नहीं दिया है। तो 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। आगे प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण से गुजर रहा है जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है? तो 76 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। नेक्स्ट है, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है और 3 दिसंबर। तो यहाँ कह रहा है विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इन तीनों में से जवाब नहीं, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। आपको कमेंट में देना है जवाब कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि मुझे नहीं पता है। शहरी पर्यावरण को निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश, अरे यार, ध्रुवीय क्षेत्र जो है इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, किस अक्षांश तक रहने योग्य हैं? तो 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 80 डिग्री अक्षांश तक। विश्व में भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? तो 80 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मात्र 10% भाग पर। नेक्स्ट है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई को वाणिज्य संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ है, भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें स्थित है? तो काकरापार कहाँ है? आप इसका तो जवाब दे सकते हैं। काकरापार जो परमाणु संयंत्र है ये गुजरात में है। नरौरा कहाँ है, कलपक्कम कहाँ है, ये सब आप देख लीजिएगा। रामगढ़ विषधारी, जिसे मई 2022 में बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें है? तो रामगढ़ से आप चले जाएंगे झारखंड, अगर दे दे ऑप्शन में तो गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का ऑप्शन सी, राजस्थान। 83 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बॉक्साइट के लिए महत्वपूर्ण खदान है? सीधे खदान ही पूछ दिया है। तो 83 का आंसर हो जाएगा कोरापुट। आपको बताना है कोरापुट कहाँ है। आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग। भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोमा मुंडी और किरुबुरु खदानें प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो 84 का सही जवाब हो जाएगा झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन्य पश्चिमी घाट उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं? तो 85 का सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए 86 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 86 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। NFSA का पूर्ण रूप क्या है? तो 86 का सही जवाब हो जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है, कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है? तो 87 का सही जवाब हो जाएगा बाजरा। क्या हो जाएगा? बाजरा। करेंट अफेयर्स टाइप का ये प्रश्न पूछा गया, किस देश ने 2023 को यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज यानी मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया? तो 88 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ये तो भारत दिया था शायद, इसे देख लीजिएगा। ब्राज़ील, चीन, यूएसए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा,
इसका उत्तर। ऊंचावाद जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार हैं? तो नवासी का सही जवाब हो जाएगा आंसर सी, विशिष्ट क्षेत्र का। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? तो 90 का सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इनमें से किसमें भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो ये हेटनर ने। आगे देखते हैं प्रश्न। जलवायु उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? तो 92 का सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। कास्ट स्थलाकृत विशेषता है। कास्ट स्थलाकृति की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है? 94 का सही जवाब हो जाएगा मॉनसून। आगे देखते हैं। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है। तो ये कहलाती है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। पर्वतीय वर्षा का कारण होता है, तो पर्वतीय वर्षा का जो कारण होता है वो होता है पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना। जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है? तो 97 का सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसका आइडिया मुझे नहीं है क्या कहलाती हैं। अब देख लीजिएगा सर्च करके, या कमेंट में आप लोग जवाब इस प्रश्न का ज़रूर देंगे कि क्या कहलाती हैं। स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। ये हैशटैग लगा दिया मैंने, इसे आप लोगों को देख के जवाब देना है कि क्या कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म को जलाने से क्या होता है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म के जलाने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है, ओजोन परत का क्षरण होता है, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन होता है। तो ये उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्वेदी आग्नेय शैल रचना है? तो इसका हो जाएगा 101 का उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत है। आप 23 देख लीजिएगा या 24 के अनुसार देख लीजिएगा, करंट देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24.5%। अगला प्रश्न है, वन क्या है? प्रश्न है कि वन क्या है? तो ये जैविक समुदाय को हम लोग वन कहते हैं। किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? जंगल की आग भी है, शिकार भी है, प्राकृतिक आवास का विनाश भी है। तो इसका जवाब हो जाएगा डी। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 105 का सही जवाब हो जाएगा ज्वारनद मुख में। नेक्स्ट, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। तो 106 का सही जवाब हो जाएगा अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 107 का सही जवाब हो जाएगा
पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकेल से बना है। देखिए प्रश्न आ भी गया जो मैं बताया था, 3 लेयर है और ये नीफ है आंतरिक लेयर। तो पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकेल से बना है, सही है। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में होता है, ये भी सही है। पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है, तो ये भी, तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है? तो 108 का सही जवाब हो जाएगा 1 से अधिक। 1 से उपर्युक्त में से 1 से अधिक। परिस्थितिक आला कह रहा है, परिस्थितिक आला यानी नीच क्या संदर्भित करता है? तो ये पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा जो कह रहा है, ऊर्जा जो वातावरण से परिवर्तित होता है, कौन सा ऊर्जा कहलाता है? तो गला फंस गया था थोड़ा सा। 110 का हो जाएगा ऑप्शन ए, वातावरण को गर्म नहीं करती है। ऊर्जा जो वातावरण से परिवर्तित होती है कहलाता है नहीं, वो वातावरण को गर्म नहीं करती है। नेक्स्ट है, किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ है। अल्बेडो क्या होता है? तो 111 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता को हम लोग कहते हैं अल्बेडो। वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग में से वैश्विक औसतन ताप में वृद्धि के कारण हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों का ज़्यादातर जवाब होना चाहिए 1 से अधिक, और है भी। चलिए आगे देखते हैं, अब अंतिम के तरफ बढ़ रहे हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है। तो ये कहलाता है आँख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है? तो वन्य जीव, तो ये मिट्टी की उर्वरता या वन, तो इसका सही 114 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है? एकदम मतलब सुलभ संसाधन जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो 115 का जवाब हो जाएगा सी, मिट्टी। नेक्स्ट, कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? तो 116 का जवाब हो जाएगा सी, इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं। और अंतिम पेज की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इससे पहले अगर आप देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं बीपीएससी टीआरई 4 या अन्य एग्ज़ाम के लिए कोई भी टॉपिक, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप देखें। साथ ही साथ ये पीजीटी टीजीटी आप करते हैं, ये भूगोल समझ के आप पढ़िए। ज्योग्राफी जनरल पेपर सब में 1 to 5 के लिए महत्वपूर्ण, 6 to 8 में 40 आपका ज्योग्राफी, और फिर उधर जनरल पेपर में 8 मिलेगा। इन्हीं सब प्रश्नों से घुमा घुमा के भाषा बदल बदल के पूछा जाता है। और सभी प्रश्न एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक एससीईआरटी, जो टेक्स्ट बुक होता है, टेक्स्ट बुक एससीईआरटी का, बिहार पब्लिकेशन का, ये दोनों से बन रहा है, किताब के बीच से स्टडी करके उसके थ्योरी सेक्शन से। तो जब यहाँ से प्रश्न बन रहा है तो आपको देखना है ज्योग्राफी, चाहे वो 11th 12th का हो, 9th 10th का हो, 6 to 8 का हो, 1 to 5 का हो, आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के लिए उच्च उत्पादन में योगदान देता है? तो 117 का सही जवाब हो जाएगा ए, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी। विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश था? तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। आप 2023-24 वाला देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है?
तो 119 का हो जाएगा इन सभी के लिए, कपास, गन्ना, चाय। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2022 में दुनिया का दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश था? तो ये तो होना चाहिए अपना भारत, और भारत में भी कौन? तो यूपी राज्य सबसे अग्रणी है। तो ये था ज्योग्राफी के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी एग्ज़ामों में आपको देखने को मिल सकता है। आप देखें और चीज़ों को समझें और इसी तरह से आप स्टडी करें और आप भी सिलेक्शन पाएं और अपने सपनों को पूरा करें।